मेरे अकॉर्डिंग इंडियन डाइट में तो बहुत बड़ी कमी है प्रोटीन की। जिम में आपका 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप 80% क्या कर रहे हो पूरे दिन में, वो मैटर करता है ना। एप्स आर मेड इन द किचन नॉट इन द जिम। What is your current workout split? तो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने इसको नाम दिया है, मैं बहुत स्किनी था, 45 kg का था। कई लोग तो ऐसे बोलते थे तुम खाना खाते हो या खाना तुमको खाता है। Peak week कैसा दिखता है? पीक वीक बहुत ही अलग चीज़ है जो आपकी फिजिक को यहाँ से यहाँ लेके जा सकता है। 3 सप्लीमेंट्स जो मैं इस बार पीक वीक में मैंने लिया है और उसका रिजल्ट दिखा है मुझे। नंबर 1 इस चैनल ही चला गया मेरा। कितने सब्सक्राइबर्स थे उस पर? 3,75,000। अगर आपको सिर्फ 3 सप्लीमेंट चूज करने हो फॉर लाइफ, वो कौन से होंगे? हाय भाई, हेलो, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो एंड मच। पिछले 2 दिन इनफैक्ट हमने साथ में ही स्पेंड किए हैं, जहाँ पे हम आपके पूरे कंपटीशन को कवर कर रहे थे। ICN खेला भी अभी आपने, एंड यू वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you so आपके much. 2 गोल्ड मेडल्स आए हैं थैंक यू। एंड वी आर रियली हैप्पी कि एक ऐसा इंसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है हु इज़ अ चैम्पियन, हु इज़ अ विनर, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। हाउ यू फीलिंग आफ्टर द कॉम्पिटिशन नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया और इस कंपटीशन के बाद फाइनली 3रा साल है मेरा, और इस कंपटीशन के बाद आई एम फीलिंग रियली रियली गुड। लाइक मज़ा आ गया बिल्कुल कंपटीशन के बाद। मैं बहुत इमोशनल भी हो गया था। स्टेज पे भी आपने देखा होगा। लाइक पिछले 2 ईयर्स मैंने compete किया था, एक मसलमेनिया में और एक HSF में। तो दोनों में ही मैंने सेम हार्डवर्क करी थी, कंसिस्टेंसी के साथ 90 डेज से अपना प्रेप बढ़िया से फॉलो करा था। लेकिन एज मेरी थोड़ी कम है तो मसल मैच्योरिटी उतना डेवलप नहीं हो पाया था, जिस वजह से मैं मसलमेनिया में भी सेकंड आया। फिर मसलमेनिया से ज़्यादा मेहनत करी HSF में 1 साल, और HSF में compete किया जुलाई में। उस टाइम आई गेस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। दिसंबर में मैंने मसलमेनिया में compete करा था, और जुलाई में मैंने HSF में compete किया, तो 6 मंथ्स सिर्फ मिले थे मुझे। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो पाए बॉडी में। मैं अराउंड 1 kg भी नहीं, अराउंड 0.5 kg लीन मसल मास गेन कर पाया था 6 मंथ्स में। ठीक है। तो अगेन वहाँ भी सेकंड आया। तो फिर वहाँ से बहुत खुद के अंदर वो आप बोल सकते हो पॉजिटिव एंगर आया कि अब और डिसिप्लिन्ड होके और हार्ड वर्क करना है। तो इसलिए मैंने पूरे 1 साल का ब्रेक लिया, और मैं देख रहा था कि इंडिया में और अच्छे शोज़ कौन से हैं जो कि नेचुरल हैं। तो एक तो WNBF करके है और एक ICN मैंने देखा। तो ICN मुझे सही लगा क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स मैंने देखे, उनका मैनेजमेंट देखा तो सब कुछ ठीक लगा। मैंने सोचा चलो जुलाई में इसको compete करते हैं। जुलाई का प्लान किया, और HSF ख़त्म होने के बाद फिर मैं लग गया। पहले मैंने मतलब लीन बल्किंग में लग गया बिल्कुल। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट, डाइट ऑन पॉइंट, स्लीप ऑन पॉइंट। कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता था, लेकिन बाकी ऑन पॉइंट ही रहता था। नाइस। वही। तो आपने करीब 1 साल दिया खुद को आफ्टर HSF? हाँ जी, 1 साल दिया। और इस 1 साल में कितना लीन मसल मास आपने? इस 1 साल में मैं बोलूँगा 1.5 किलो, मतलब 1.5 kgs लीन मसल मास गेन करा। हाँ जी, दैट्स अ लॉट ऑफ मसल मास। और इस कंपटीशन में मैं वही बता रहा था आपको, इस कंपटीशन में मैं बस बहुत ज़्यादा ये था नर्वस। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बस खुद से यही सोच रहा था कि यार मुझे हैट्रिक सेकंड नहीं आना 3 बार सेकंड नहीं आना मुझे। इतना तो पता है कि सेकंड से नीचे नहीं जाऊंगा। हाँ। मैंने तो सिलेक्ट करी थी, लेकिन इसलिए मैंने 2 कैटेगरीज़ में रजिस्ट्रेशन करी थी। एक तो मेंस फिजिक अपने एज कैटेगरी में 22 की एज में, और एक ओपन में। ओपन में आप सारे एज कैटेगरीज़ के कंपिटिटर्स थे, 30+ भी थे, 40+ भी थे, सारे ही थे। तो इसलिए तो मेरा ये था कि चलो ओपन में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, अगर आप हार्ड वर्क ऑन पॉइंट रखते हो तो मसल मैच्योरिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल गेन कर लेते हो आप, अगर आपका कंसिस्टेंसी है उस चीज़ में। तो मैंने सोचा चलो मैं ये सोच के आया था कि ओपन में तो नहीं, लेकिन मुझे अपनी कैटेगरी में एटलीस्ट गोल्ड लेके आना है, नहीं तो फिर मैं ऑडियंस को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ खुद से अंदर से फिर थोड़ी सी नेगेटिव वाइब आती कि यार 3 साल से लगा हुआ हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। हाँ, हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन फाइनली इस बार
एक नहीं, दो गोल्ड मेडल आए। ओपन में भी आया, ओपन में भी कैटेगरी आया में भी और आया। खुद की कैटेगरी में भी आया, तो वो बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था मेरे लिए। मैं मतलब सच में उस मोमेंट को जिया मैंने, बहुत ही मज़ा आया। और सच बताऊँ तो होटल आने के बाद मैं, आप बोल सकते हो, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि यार मैंने दो गोल्ड मेडल जीत लिए। मैं एक जीतने आया था, मैंने दो जीत लिए। एंड हमने मतलब साक्षात फॉर्चुनेटली हम उस चीज़ को देख पाए। हाँ जी। इट वॉज अमेजिंग टू वॉच एंड वी वर ऑल चेयरिंग फॉर यू। एंड मतलब एक बहुत अलग लेवल की खुशी हमें भी महसूस हो रही थी। तो आई कांट इवन इमेजिन कि आप कितने खुश होंगे एग्जैक्टली उस दौरान। प्रेप के दौरान क्या मुश्किलें आई, मतलब क्या चैलेंजेस रहे प्रेप में? प्रेप के दौरान, जैसे प्रेप आप देखोगे ना, तो मुझे सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का ही पता है, तो उसका ही बता रहा हूँ। राइट। जो भी मोस्टली एथलीट्स है वो 90 डेज़ पहले से प्रेप स्टार्ट करते हैं, 3 मंथ पहले। तो मेरी बॉडी को जितना मैंने समझा है, मैं 7 ईयर्स हो गए मुझे वर्कआउट करते हुए प्रॉपर तरीके से। 6 या 5.5 ईयर्स ही हुए होंगे। पहले मैं मतलब अगर प्रोफेशनली बोलूँ तो इन द सेंस सप्लीमेंट्स वगैरह सब कुछ लेके प्रॉपर मैंने उसको टाइम दिया। तो कहाँ था मैं, सॉरी। प्रेप के दौरान क्या चैलेंजेस है हाँ, बेसिकली? तो पहले 30 डेज़ में उतना, पहला 30 डेज़ आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है। क्योंकि उसमें कार्ब्स हाई होते हैं और प्रोटीन मॉडरेट रहता है और गुड फैट्स भी हाई होता है। ठीक है। तो उस समय आपका गोल होता है कि पहले 30 डेज़ में स्ट्रेंथ को और इंक्रीज़ करना है, हाइपरट्रॉफी भी साथ ही साथ, और मतलब मसल मास थोड़ा इंक्रीज़ करना है। ओके। उसके 30 डेज़ जैसे बीतते हैं तो फिर मैं 30 डेज़ में क्या करता हूँ, कार्ब्स को थोड़ा मॉडरेट पे जाता हूँ और प्रोटीन हाई होता जाता है। तो फर्स्ट 30 डेज़ में कितना प्रोटीन और बाद में कितना? फर्स्ट 30 डेज़ में मैं बॉडी वेट के 2 टाइम्स लेता हूँ, तो 76 मेरा बॉडी वेट था। ओके, ठीक है। तो हाँ जी। 152 इश, हाँ, कुछ ऐसा ले रहा था Okay. मैं। ठीक है। प्रोटीन इनटेक, कार्ब्स थे मेरे 350 टू 380 ग्राम्स के आसपास ठीक है। दिन के, और गुड फैट्स अराउंड 80 ग्राम्स। तो नियर अबाउट बॉडी वेट आप फैट्स लेते हैं फर्स्ट 30 डेज? एग्जैक्टली। फैट्स मैं हमेशा कम रखता हूँ और फैट्स का सोर्स हमेशा गुड फैट्स ही रहता है। ठीक है। क्या सोर्सेज होते हैं फैट्स के? सबसे पहला तो घी, घर का देसी घी, जो कि मम्मी खुद ही बनाती है। ओह, बहुत ही अच्छा। दूध से, हाँ, तो घर का देसी घी। दूसरा पीनट बटर, और तीसरा नट्स। ठीक है। बस बेसिकली, और चौथा एग योक्स। हाँ जी, बस यही 3-4 सोर्सेज है। बाकी ज़्यादा मैं कुछ बाहर की चीज़ें बहुत कम खाता हूँ। ओके। मतलब मोस्टली वीक में 1 टाइम। अगर मैं अभी, जैसे कंपटीशन ख़त्म हो गया तो अब मेरा ऑफ सीज़न बोल सकते हो आप, कि मैं फिर से अब अगले साल compete करूँगा, तो इस साल से भी बेटर फिजिक लेके आनी है मुझे, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करना है साथ ही साथ, और फिर से मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 1 to 1.5 kg मसल मास गेन करूँ। तो अभी मेरा वीक में मैं अराउंड सिर्फ सैटरडे या संडे को पोस्ट वर्कआउट में एक चीट मील ले सकता, मतलब ले लेता हूँ। व्हाट इज़ योर फेवरेट चीट मील? शॉर्मा चिकन रोल। बहुत बढ़िया, सेम हियर। मेरे मुझे जिम शॉर्मा बहुत पसंद है। हाँ, मेरे जिम के सामने ही मिलता है। बहुत ही बढ़िया। एग योक्स की आपने बात की, तो पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि एग योक्स नहीं खाने चाहिए, राइट? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? एग योक्स मुझे लगता है कि ज़रूर खाने चाहिए। अगर कोई हार्ड गेनर है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसमें कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वो है कि आप कितने अमाउंट में उसे खा रहे हो। ओके। आपकी बॉडी कितना डाइजेस्ट कर पा रही है। आपको हीट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एवरीडे बेसिस पे 5 एग योक्स आराम से कंज्यूम करता हूँ। और मुझे ना ही कोई पिंपल इश्यूज़ होता है, ना ही इन्फ्लेमेशन का कुछ इशू होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा वाटर इनटेक भी हाई रहता है। और एक चीज़ है कि जब हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हो या फिर मॉडरेट प्रोटीन डाइट भी फॉलो कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल, जैसे आप जिम जा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, तो बहुत लोग गलती करते हैं कि वाटर इनटेक उनका मॉडरेट से भी कम रहता है, सिर्फ 2 से 3 लीटर पानी पी रहे होते हैं। ठीक है। आपको मिनिमम 4 to 5 लीटर्स पानी पीना चाहिए। ओके। क्योंकि आप प्रोटीन जो खा रहे हो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना। करेक्ट। प्रोटीन सिर्फ खाने से नहीं होगा ना, उसको मेन है उसको डाइजेस्ट करना। ओके। हाँ जी। सो फर्स्ट 30 डेज में आप 2 टाइम्स योर बॉडी वेट यू आर टेकिंग द प्रोटीन। नेक्स्ट 30 डेज क्या होते हैं? यानी 31 to 60 31 to 60 जो होता है उसमें पहले मैक्रो वाइज बता देता हूँ। मैक्रो वाइज तो कार्ब्स उसमें मेरे थोड़े कम होते हैं। जैसे 380 में ले रहा था तो उसको मैं 300 कर देता हूँ। ओके।
300 to 320, तो ग्रेजुअली डाउन जाता है मेरा। ठीक है। प्रोटीन मैं बढ़ा देता हूँ 2.5 टाइम्स से। 2.5? हाँ जी, तो अराउंड 170-180 ग्राम्स पहुँच जाता है। और गुड फैट्स थोड़ा और कम कर देता हूँ। ठीक है। अराउंड 50 to 60 ग्राम्स। ओके। यहाँ पे प्रोटीन बढ़ाने का क्या रीज़न है? प्रोटीन बढ़ाने का रीज़न है क्योंकि अब जैसे हम ये अपने वर्कआउट सेशन के साथ साथ मतलब जो वेट ट्रेनिंग सेशन है उसके साथ साथ कार्डियो भी ऐड कर रहे हैं। हाँ हाँ। और मैं फास्टेड कार्डियो प्रेफर करता हूँ। ओके। जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है सुबह सुबह वो डिप्लीट करने के लिए। तो और फिर फास्टेड कार्डियो करने से क्या है, आपको भूख भी, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि ब्रेकफास्ट में जैसे सुबह उठ के होता है ना कि मुझे भूख नहीं लग रही, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, तो सुबह सुबह ही 300-400 कैलोरीज बर्न कर लेते हो आप, तो ब्रेकफास्ट करने में वो मज़ा आता है, मतलब भूख लगती है। नाइस। तो वैसे है 31 to 60 डेज प्रोटीन मॉडरेट, प्रोटीन हाई, कार्ब्स मॉडरेट और गुड फैट्स आई थिंक वो भी मॉडरेशन में ही आप ले हाँ रहे हो। मॉडरेशन में ही लेता हूँ। राइट। और उस टाइम क्या होता है, मैं ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करता। जैसे मैं 31 to 60 डेज़ के बीच में कभी PR अटेम्प्ट नहीं करता। अच्छा। स्क्वाट बेंच डेड्स ये सब में। ठीक है। स्क्वाट बेंच डेड को सिर्फ हाइपोट्रोफी के लिए करता हूँ मॉडरेट वेट से। सपोज़ मेरा स्क्वाट में PR 160 है, तो मैं मैक्स 31 to 60 डेज़ के बीच 40 तक जाता हूँ, 140। तो बेसिकली रैप आउट करना रैप आउट 8 to 10 reps, 12 reps, 15 reps ऐसे। नाइस। एंड व्हाट हैपेंस फ्रॉम डे 61 टू डे 90? आई थिंक डे लास्ट का एक हफ्ता तो काफ़ी ही डिफरेंट हो जाएगा। वो तो पीक वीक है। पीक वीक तो काफ़ी डिफरेंट है। तो पीक वीक को छोड़ के बात करें तो 61 to 90 डेज़ में कार्ब्स और थोड़े डाउन जाते हैं, गुड फैट्स थोड़ा और कम होता है, करना पड़ता है, और प्रोटीन और बढ़ाना पड़ता है। कितना उस टाइम? कितना? 3 times बॉडी। 3 times? ओह माय गॉड, दैट्स अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट है, लेकिन ये बढ़ाना पड़ता है। साथ ही साथ EAA भी कंज्यूम करता हूँ मैं। ठीक है। ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि क्या होता है लास्ट के दिन कार्डियो हमारा बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। 45 मिनट्स 30 मिनट्स अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी कैसी दिख रही है, कंडीशनिंग कैसी हो रही है। और उस टाइम जब हम लिफ्ट कर रहे होते हैं तो मॉडरेट से भी कम लिफ्ट करते हैं। हाइपरट्रॉफी पे ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट 61 to 90 डेज़ तो नहीं बोलोगे आप, 83 डेज़ बोल लो पीक वीक के पहले। राइट। हाँ जी, तो आपका जो ट्रेनिंग, आपका जो वर्कआउट, क्या बोलेंगे, वेट ट्रेनिंग सेशन, तो वेट ट्रेनिंग सेशन जो है उसमें हाइपरट्रॉफी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना होता है। उसमें मैं ज़्यादा हाई रेप्स ही करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने शुरू से फॉलो किया है कि मैं शुरू से ही हाई वॉल्यूम वर्कआउट सेशन फॉलो करता आ रहा हूँ। ठीक है। तो मैं लास्ट तक भी, लोग मतलब जिम में जब भी देखते हैं ना, बहुत लोग बोलते भी है कि इतनी कम एज में इतना लीन बॉडी के साथ इतना हैवी कैसे लिफ्ट कर लेते हो। उनके अकॉर्डिंग, उनके पर्सपेक्टिव से हैवी लिफ्ट करता हूँ मैं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से वो कम है। क्योंकि मैं शुरू से ही, मतलब मैं बहुत स्किनी रहा हूँ, तो शुरू से ही हाई वॉल्यूम्स वर्कआउट्स फॉलो करता आया हूँ। तो आपके लिए हाई वॉल्यूम वर्क्स बेटर देन हाई इंटेंसिटी? एग्जैक्टली। वाओ, इंटरेस्टिंग। बिकॉज आई थिंक आजकल जिस तरीके की हवा फैली हुई है वो हाई इंटेंसिटी की हवा ज़्यादा है, मोर देन हाई वॉल्यूम। आई थिंक हाई वॉल्यूम वाज अ थिंग जो आर्नोल्ड, रॉनी कॉलमैन, उस टाइम पे बहुत हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग चलती थी, बट नाउ इट्स मोर ऑफ अ हाई इंटेंसिटी वाली वेव। इंटरेस्टिंग। पीक वीक कैसा दिखता है? पीक वीक बहुत ही अलग चीज़ है। ओके। जो आपकी फ़िज़िक को यहाँ से यहाँ लेके जा सकता है। बिल्कुल, पीक वीक आप बोल लो कि आप अपनी फ़िज़िक में, आप बोलते हो ना ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाना, वैसा मतलब आप पीक वीक का मतलब होता है कि आप अपनी फ़िज़िक को टॉप नॉच कंडीशनिंग में लेके जा सकते हो अगर आपने पीक को अच्छे से हिट किया तो। ओके। तो इसमें क्या होता है कि पहले Day 1 to Day 4, बेसिकली ये 7 डेज़ का होता है, तो 6 डेज़ का बोल सकते हो। 7th डे पे आपका पीक आना चाहिए बॉडी का। तो Day 1 to Day 4 क्या होता है, Day 1 to Day 4 आप कार्ब्स बिल्कुल, अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी कर सकता है, लेकिन मैंने जो अपनी बॉडी में नोटिस करा है कि मैं कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ Day 1 to Day 4। ओके। कार्ब्स के सोर्सेज आ रहे होते हैं मेरे सिर्फ ब्रोकली से, जो मैं उबले हुए सब्जियां खाता हूँ, बंदा गोभी से सिर्फ थोड़ा बहुत 4 ग्राम 5 ग्राम पर मील ऐसा आ रहा होता है। और गुड फैट्स आपको बढ़ाने होते हैं,
ओके, सो डैट बॉडी से आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो रहा है और बॉडी आपकी एनर्जी ले रही है फैट से, तो फैट्स भी साथ ही साथ आपका निकल रहा है बॉडी से। और प्रोटीन सेम ही रखना होता है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आप हाँ प्रोटीन उसमें भी रखते हैं। अगर आप चाहो तो EAA ले सकते हो डे 1 to day 4, लेकिन इसमें मेन रोल होता है आपका सिर्फ फूड्स का। ओके, तो सप्लीमेंट्स नहीं ले, मतलब मैं नहीं लेता इसमें सप्लीमेंट्स, सिर्फ 2 सप्लीमेंट्स मैं बोलूँगा, 2 नहीं 3 सप्लीमेंट्स जो मैं इस बार पीक वीक में मैंने लिया है और उसका रिजल्ट दिखा है मुझे। ओके, नंबर 1 इज़ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, नंबर 2 फिश ऑयल, नंबर 3 मल्टीविटामिन। क्रिएटिन क्यों, मतलब पीक के दौरान क्रिएटिन क्यों लेना ज़रूरी है? क्रिएटिन इसलिए क्योंकि आप साल भर क्रिएटिन लेते आ रहे हो 3 ग्राम या 5 ग्राम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसे आप लिफ्ट कर रहे हो और जैसे आपकी रिकवरी है, तो बॉडी को उसकी आदत लगी हुई है। और क्रिएटिन हमारे बॉडी में ATP के लेवल्स को इंक्रीज़ करता है। राइट। तो लास्ट के 4 पीक वीक जब स्टार्ट होता है तो बॉडी से ग्लाइकोजन निकल रही है, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है और वो फुलनेस चाहिए बॉडी में। राइट। तो अगर आप क्रिएटिन भी छोड़ दोगे तो फिर वो एक तो फुलनेस भी जाएगी बॉडी से, साथ ही साथ आपको एनर्जी भी बहुत लो फील होगा। दैट मेक्स सेंस। हाँ, और लास्ट के 4 डेज़ में मल्टीविटामिन्स एंड फिश ऑयल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फैट्स थोड़ा हाई है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फूड्स बहुत सेलेक्टिव खा रहे हो। ओके, सिर्फ एग्स खा रहे हो, चिकन खा रहे हो। एज अ नॉन वेजिटेरियन मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मील होता है 2 टाइम्स। फर्स्ट मील बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड बंदा गोभी और बॉइल्ड ब्रोकली, मील 1। मील 2 सेम, मील 3 चिकन बंदा गोभी ब्रोकली, चिकन बंदा गोभी ब्रोकली, चिकन बंदा गोभी ब्रोकली। गॉड, 5 मील्स। दैट्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ डिसिप्लिन। बहुत, बाप रे, ये तपस्या है बॉडी बिल्डिंग एक। सच में यार। मतलब कल जब मैं वहाँ पे खड़े होके सारे बॉडी बिल्डर्स को देख रहा था, आई वाज लाइक दीज आर वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पीपल आई हैव सीन इन माई लाइफ। मतलब इनफैक्ट मैं जब आपको देख रहा था लास्ट में व्हेन यू वर इन दैट जोन, राइट, आई वाज लाइक मतलब पानी नहीं पी रखा इंसान ने, कुछ खा नहीं रखा है, एंड स्टिल दिस गाय इज रेडी टू किल इट ऑन स्टेज एंड ही इज इन दैट जोन। गजब भाई, दैट वाज अ सीन जो मुझे लगता है हर किसी को एक बार अपनी लाइफ में देखना चाहिए, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है या नहीं है। बट एक बार कंपटीशन में जाओ, एक बार बैक स्टेज जाओ, देखो बॉडी बिल्डर्स को, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आई वाज फिल्ड विद मोटिवेशन। हाँ जी, उस टाइम मेंटली इतना डिस्टर्ब्ड होते हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं। आपको पानी नहीं मिल रहा, मतलब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि यार 90 डेज़ से जो मैंने मेहनत करी है सिर्फ 5 मिनट की खुशी के लिए, तो कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट दे के आना है। मैं एज अ बात करूँ तो मोस्टली लोग जो बॉडी बिल्डर्स है वो मेडल्स ट्रॉफीज़ के बारे में कम सोचते हैं। उनका सोचना ऐसा है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, मैंने जो मेहनत करी है वो उसको मैं अच्छे से प्रेजेंट करके आऊँ। अगर प्रेजेंटेशन उनका अच्छा गया तो वो खुश रहते। फिर जैसे मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, तो मतलब वो तो हमें मैंने दिखा, वीडियोस देखी। हाँ वो तो हमें दिखा कि प्रेजेंटेशन बढ़िया था एंड यू वन द कॉम्पिटिशन्स। आपने हाई प्रोटीन डाइट की बात की एंड यू गो एज हाई एज 3 टाइम्स प्रोटीन जो अपने बॉडी वेट के हिसाब से। इतना हाई प्रोटीन डाइट, इज इट सेफ टू कंज्यूम? सेफ होल ईयर तो सेफ़ नहीं बोलूँगा मैं। ओके, होल ईयर सेफ़ नहीं बोलूँगा इसलिए क्योंकि पूरे साल आप, और ज़रूरत भी नहीं है ना, पूरे साल आप कौन सा डिप्लीशन में रह रहे हो और कौन सा आपने इतना कार्डियो करना है, कौन सा आपने सेलेक्टिव फूड खाना है। मैं तो नॉर्मली घर का खाना ही खाता हूँ, कार्ब्स के लिए चावल रोटी सिर्फ, और घर की सब्ज़ी भी खाता हूँ, दाल भी खाता हूँ। चावल दाल सब्ज़ी और साथ में अंडा ऐड कर लिया प्रोटीन के लिए, रोटी सब्ज़ी साथ में चिकन ऐड कर लिया, तो मेरा मील वैसा होता है। और फाइबर्स के लिए खीरा ऐड कर लिया, सलाद। तो ज़रूरत नहीं है कि आप इतना हाई प्रोटीन जाओ, वो सिर्फ लास्ट के 30 डेज़ में चाहिए होता है क्योंकि आप डिप्लीशन में रहते हो बहुत। तो आपको मसल मास बचा के रखना होता है बॉडी में, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, मसल मास भी जा रहा है साथ में, तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। फिर तो आप स्टेज पे फिर वही लीन फिजिक लेके आ रहे हो, मतलब मसल मास अगर आपका कम हो गया तो फिर आपको खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे आप कि यार मैं ऑफ सीजन में इतना बढ़िया दिख रहा था, स्टेज पे मैं कैसा दिख रहा हूँ। राइट। एक नॉर्मल इंसान के लिए, लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, कि भाई मेरी कॉर्पोरेट जॉब भी है बट मुझे वर्कआउट भी करना है,
फिट भी रहना है, थोड़ा बहुत मसल मास भी गेन करता रहूँ, फिट दिखूँ, अच्छा दिखूँ, ठीक है, मतलब मैं टी शर्ट रिमूव करूँ, मुझे लगना चाहिए हाँ भाई कुछ तो बन रखा है यहाँ पे. इन दैट केस हाउ मच प्रोटीन डू यू थिंक इज गुड इनफ फॉर अ पर्सन? ऑब्वियसली बॉडी वेट वगैरह हर चीज़ पे डिपेंड करता है, बट अगर आपको कुछ इस तरह एक रेंज बतानी हो. अगर कॉरपोरेट्स की बात करें तो आप बोल लो कि आपका दिन में थोड़ा बहुत तो कार्डियो हो ही जाता होगा, जाना आना वगैरह. तो और फिर वेट मतलब ट्रेनिंग आई होप बट नहीं हो पाता. नहीं हो पाता, ठीक है. और वेट ट्रेनिंग भी आप कर रहे हो तो आप आराम से 1.5 to 2 टाइम्स रख सकते हो, है ना, इतना इज सेफ. बिल्कुल सेफ ऑल्सो, एंड आई थिंक इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम यू विल बिल्ड मसल ऑल्सो. आराम से 1.5 टाइम्स में भी आप कर सकते हो. वो आपको ट्राई करना पड़ेगा. 1.5 टाइम्स पहले रखो, स्ट्रिक्ट हो जाओ, अपने लिए एक डाइट प्लान बना लो कि मुझे ये मील्स खानी है, और मोस्टली 21 डेज यानी 3 वीक्स फॉलो करो. बॉडी में चेंजेस दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे, अगर रिकवरी और वर्कआउट ऑन पॉइंट है तो. ओके. फिर देखो कि मसल मास मतलब बॉडी श्रिंक लग रही है या क्या लग रही है, पहले से बेटर है या नहीं है. अगर पहले से थोड़ी डाउन लग रही है तो थोड़ा बढ़ा के देखो. राइट. हाँ, तो वो ट्रायल एंड एरर हाँ बेसिकली. एग्जैक्टली. वो आपको एक्सपेरिमेंट है बॉडी बिल्डिंग, तो ये बहुत लंबा लर्निंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला. आप ओलंपिया के भी एथलीट्स को देखोगे तो कभी कभी वो तक अपनी पीक मिस कर जाते हैं. करेक्ट. उनके एप्स नहीं विजिबल हो रहे होते स्टेज पे, तो Yeah. जबकि वो कई बार खेल चुके हैं शोज़ को बहुत सालों से. एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेस के अंडर वो ट्रेन कर रहे होते हैं. कोचेस के अंदर ट्रेन कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली. राइट, मेक सेंस. इतने बड़े बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में आप गए, एंड यू हैव वन 2 गोल्ड मेडल्स नाउ. आपका क्या रीज़न था न्यूट्राबे को ट्रस्ट करने का एज योर न्यूट्रिशन पार्टनर फॉर दिस होल प्रेप? सबसे पहला रीज़न तो जेन्युइनली बताऊंगा मैं, न्यूट्राबे के सारे सप्लीमेंट्स का टेस्ट बहुत प्यारा है. कूडोस. वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मतलब इनफैक्ट सब. तो पहला रीज़न तो वो है. दूसरा रीज़न ये ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है, तो और इसमें मैंने बहुत चेक भी करे, तो मुझे हर चीज़ से मतलब सही लगा बजट वाइज, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे तो अभी यूथ्स काफ़ी फिटनेस में आ रहे हैं, 17-18 साल के लड़के. राइट. तो उनको पापा से पैसा लेना होता है, तो उनका बजट ज़्यादा नहीं होता. तो मॉडरेट बजट में काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं ये. साथ ही साथ इनकी क्वालिटी, मिक्सिबिलिटी, वो सब मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने न्यूट्रावे को चूज़ किया एज अ न्यूट्रिशन पार्टनर. हाँ जी. तो जैसे अभी आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की, मैक्सिमम ऑडियंस इज़ वेरी हैप्पी कि न्यूट्रावे के प्रोडक्ट्स इतने अफोर्डेबल है, वो उसको कंज्यूम कर पाते हैं अपनी फिटनेस जर्नी में, एंड देन दे आर एबल टू गेट ऑल द रिजल्ट्स. बट एक सर्टन चंक ऑफ ऑडियंस का कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि यार इतना अफोर्डेबल है कैसे, एंड इतना अफोर्डेबल होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हुई है. तो इस पे इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर योर थॉट्स. न्यूट्रावे की अगर क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी में कोई कमी है, क्योंकि मैंने खुद ट्रस्टिफाइड का वेबसाइट चेक किया था, पूरा उनका वो देखा था, लैब रिपोर्ट वगैरह. तो और कंज्यूम करने में आपको फील हो जाता है, पता है, आप जब कोई ब्रांड का वे प्रोटीन ले रहे होते हो ना, तो उसकी मिक्सिबिलिटी, उसका डाइजेशन कैसा है, वो कितना लाइट है स्टमक में, आपके गट को ज़्यादा वो तो नहीं कर रहा, उस पर हैवी तो नहीं हो रहा, तो फील हो जाता है वो. न्यूट्रावे के साथ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा. प्लस अफोर्डेबिलिटी की बात करूँ तो आप ऐसे देखो कि यूथ जो 17-18 साल की है, अभी वो स्कूल में है, 11th-12th में है, और वो साथ ही साथ वर्कआउट भी कर रहे हैं. सुबह स्कूल जा रहे हैं, शाम को वर्कआउट कर रहे हैं टाइम निकाल के, तो वो अपने पेरेंट्स से पैसा ले रहे हैं. और अपनी बात करूँ तो मैं भी एक टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था तभी स्टार्ट किया था मैंने, क्लास 10th में, और मैंने 11th के बाद सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट किए. तो मुझे पता है कि आपको घर से 2,000-2,500 रुपये मिल रहे होते हैं, आपको उसमें वे प्रोटीन, क्रिएटिन दोनों लेने होते हैं. तो आप वही देखोगे ना कि जो जेन्युइन ब्रांड भी हो और थोड़ा अफोर्डेबल भी हो. राइट. तो न्यूट्रावे के साथ ये दोनों चीज़ें देखी है मैंने, और मुझे डीएम्स भी जब आते हैं बहुत सारे कि भाई न्यूट्रावे अफोर्डेबल है तो सही है या नहीं है, तो मैं उनको बताता हूँ कि न्यूट्रावे प्राइस थोड़ा कम रख के और लोगों को मतलब लॉन्गर ऑडियंस तक पहुंचना चाहती है. साथ ही साथ जो यूथ है उनको आई गेस स्पेशली वो ज़्यादा बेनिफिट करना चाहता है. बिल्कुल बिल्कुल.
इनफैक्ट नॉट जस्ट यूथ, एनीबडी हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, आई थिंक हम उसकी और काफ़ी अग्रसर हैं कि भाई सब तक सप्लीमेंट्स पहुँचे एक अफोर्डेबल प्राइस में, एंड एवरीबडी शुड बी एबल टू इम्प्रूव देयर हेल्थ. तो ये मोटो रहा है. आई थिंक यू जस्ट सेड कि आपने वर्कआउट शुरू किया 10th 11th के करीब. हाँ जी, 10th में करी थी, फिर बोर्ड्स के 4 महीने पहले छोड़ दिया था मैंने. हम सब की तरह. फिर 11th से मैं 10th तक मैं बिहार में था. ओके. प्रॉपर मैं बिहार का हूँ. 10th तक बिहार में था, फिर 11th से मैं असम में शिफ्ट हो गया. ओके. हमारी फैमिली तो फिर 11th से मैंने प्रॉपर स्टार्ट किया. ओके. किसको देख के वर्कआउट शुरू किया? किसको देख के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन पहले के 2 साल मैं बहुत स्किनी था, 45 kg का था जब मैंने स्टार्ट किया था. तो बुली भी किया जाता था. ज़्यादा बुली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ रिलेटिव्स के घर जाना तो फिर उनके थोड़े ताने सुनना कि बेटा खाना नहीं खाते हो क्या. कई लोग तो ऐसे बोलते थे तुम खाना खाते हो या खाना तुमको खाता है. तो काफ़ी. हाँ, तो वैसा फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी चेंज करना है अपने आप को, थोड़ा फिट होना है. पहला माइंडसेट वही था कि थोड़ा फिट होना है, अच्छी दिखनी है टी शर्ट में, और मतलब जब आउटफिट्स में रहूँ तो अच्छा दिखूँ, ऐसा बहुत स्किनी ना दिखूँ. क्योंकि मैं टी शर्ट पहनता था तो स्लीव बिल्कुल लूज़ होते थे, आर्म्स बिल्कुल ऐसे डंडे जैसा निकल रहा होता था. तो वैसा ऐसा था. तो फिर और जब वर्कआउट रेगुलरली करता गया, रिजल्ट्स इन शुरू में आपको पता ही है रिजल्ट्स कितने जल्दी दिखते हैं अगर न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है तो. बिगिनर गेन्स. हाँ जी, बिगिनर गेन्स. तो रिजल्ट्स अच्छे मिले. तो 6 या 7 मंथ्स मैंने किया था. फिर 4 मंथ्स छोड़ दिया था. लेकिन मैं 4 मंथ्स पुशअप्स पुलअप्स ये सब करता था, पार्क में दौड़ना वगैरह वो करता था. तो चालू रहा आपका. हाँ, एक तरह से बोल सकते हो बॉडी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट रहा. ओके. और यहाँ आया तो फिर मैं प्रॉपर जिम ज्वाइन करके और बढ़िया से इसमें मतलब फिर जब मेरी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई 11th के बाद, तो अभी तक वो चल रही है और आगे बहुत लंबी होने वाली है. अमेजिंग. फीमेल अटेंशन मिला जब बॉडी शॉडी बन गई, जब दिख रहा है कि यार ये लड़का ना जिम जाता है, डोले आने लग गए हैं, चेस्ट दिख रही है, फीमेल अटेंशन मिला उसके बाद काफ़ी? फीमेल अटेंशन मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता. ओके. हाँ, तो ऐसे चलते हैं. हाँ, बस वही आप बोल लो, घोड़े के साइड में वो लगाम लगा होता है ना, मेरा वैसा ही है कि नहीं भाई मुझे अपना गोल क्लियर है अपना कि बहुत दूर तक जाना है अभी, तो मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं. ओके. और फीमेल अटेंशन तो मिलती है, इनफैक्ट मिलती है. हाँ, एग्जैक्ट. स्कूल में भी मिली काफ़ी? स्कूल में मेरा डिस्टेंस था 11th-12th. लो बताओ. पीक टाइम पे डिस्टेंस में थे. मैं कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में काफ़ी. कॉलेज में क्या पढ़ा? मैथमेटिक्स. मुझे 12th तक मैथमेटिक्स बहुत पसंद थी. ओके. लेकिन कॉलेज में आके पता चला जब थ्योरम्स इतने सारे मुझे बोर लगने लगा. मैं प्रूव नहीं करना चाहूँगा अब कोई थ्योरम. वही थ्योरम्स एक सिर्फ. तो अब मैथ्स में इंटरेस्ट है अभी भी, या अब ऐसा हो गया कि भाई और नहीं पढ़नी मुझे, मेरा हो गया भाई? नहीं, ग्रेजुएशन करके पता चल गया कि अब मास्टर्स करूँगा तो फिर और दिमाग ख़राब होगा मैथ्स में. यस. तो अभी ब्रेक लूँगा. अभी मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में परस्यू करना चाहूँगा आगे. आप इसमें और पढ़ाई करना चाहोगे? हाँ जी. ओके. क्या पढ़ोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं एक प्रॉपर कोर्स करूँगा, बढ़िया सा सोच रहा हूँ मैं. न्यूट्रिशन का और पर्सनल ट्रेनिंग का. ओके. एनाटमी के बारे में पढ़ूंगा इन डिटेल, और साथ ही साथ मेरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट रहेगा. कंटेंट बनाना कब शुरू किया? कंटेंट बनाना शुरू किया जब 11th में यहाँ शिफ्ट हुआ. ओके. तब इंस्टाग्राम पे मेरे 200 फॉलोअर थे. असम में जब मैं आया तो 200 फॉलोअर थे. और तब 11th के मिड में आई गेस, तब मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ फ़ोटोज़ अपलोड किया करता था. ऑफ कोर्स. न्यूबी गेम्स की. हाँ. तो तब रील्स नया आया था. ओके. तो फिर मैंने बैठ के सोचा एक दिन कि यार रील्स नया सेक्शन आया, ये टिकटॉक के जैसा है और इंस्टाग्राम पे मोस्टली ब्रांड्स ही होते हैं. राइट. तो मे बी अगर मैं इस पे एक स्टेबल वो होना चाहता हूँ और ग्रो करना चाहता हूँ तो मुझे अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि ये पीक पॉइंट है रील का, स्टार्टिंग हो रहा है अभी. राइट. तो जितने ट्रेंडिंग ऑडियोज़ थे जिम से रिलेटेड, सब पे मैं बस एडिट्स भी कुछ खास नहीं आता था, ज़्यादा पता नहीं था, तो सिर्फ बाइसेप्स लगा रहा हूँ, बारबेल कर्ल्स, उसकी वीडियो बनाई दोस्त से, भाई तू बना दे 15 सेकंड की वीडियो, और एक साउंड ढूंढा ट्रेंडिंग सा, उस पर डाल दिया, अपलोड कर दिया. ओके. तो धीरे धीरे 6 मंथ्स में मेरे 30,000 फॉलोअर्स हुए.
बहुत बढ़िया। 200 से। फिर मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जब मैंने बॉडी वेट इंक्रीज़ कर लिया था 65 नहीं 55 पे आ गया था मैं। 55 10 kgs का गेन हो हाँ चुका 10 था। kgs का गेन 2 साल में आई गेस। तो तब मैंने डाली ट्रांसफॉर्मेशन 45 से 55 और उस समय ऐसा था कि मेरे होल ईयर्स एब्स विजिबल थे। Okay. शुरू से ही थे। 45 kg में तो एब्स नहीं बोलोगे आप क्योंकि बहुत स्किनी हो। तो शुरू से ही वो मतलब सेपरेशन रहा और रिजल्ट्स भी काफ़ी जल्दी दिखे मुझे। तो उसको मैंने ये किया क्या बोलते हैं, अपलोड। हाँ जी अपलोड किया और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो अपलोड करके मैं सो गया रात को। ओके। सुबह उठ के देखता हूँ 5 मिलियन व्यूज़ इन अ डे। इन अ डे। ओ गॉड। फॉलोअर्स कितने गेन हुए 19,000 वाह। इंस्टाग्राम पे। मैं शॉक हो गया भाई, 50,000 फॉलोअर्स हो गए भाई। हाँ ये क्या हो रहा है। कमाल। फिर वो बढ़ता गया 15.7 के आसपास व्यूज़ है अभी उस पे आई गेस। 15.7 मिलियन। 15.7। Amazing, amazing. This happened in when you were in 11th basically. 12th के अच्छा। वो में आ गया था मैं स्टार्टिंग में। अमेजिंग। तो यार इतनी यंग एज में जब सडनली मतलब मैं इसको फेम ही कहूँगा राइट, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स होना फेम ही होता है। तो इतनी यंग एज में जब फेम मिलता है व्हाट चेंजेस इन योर माइंड? यहाँ रोल बहुत बड़ा रोल आता है मेरे पापा का। ओके। वो मेरे लाइफ को वही गाइड कर रहे हैं। हम्म। और सच बोलूँ तो मैं जैसे वो मुझे समझाते हैं फेम मिलता गया और जैसे एवरी डे 2-3 डेज़ एवरी 2-3 मतलब हर 2-3 दिन के बाद हम लोग शाम को ऐसे घर पे ही बैठते हैं, वो आराम हम लोग अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर बात करते हैं। ओके। जैसे पापा का ही बिज़नेस है तो छोटा मोटा बिज़नेस है, तो वो अपने बारे में मैं अपने बारे में कि कैसा क्या चल रहा है। फिर वो समझाते हैं कि कहाँ गलती करना है कहाँ नहीं करना है, सॉरी कहाँ गलती करना बोलो कहाँ गलती नहीं करनी है। क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो पापा ने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं अर्ली एज में अपने, बहुत गलतियाँ भी करी है। तो वो चाहते हैं कि वो गलती मैं ना करूँ, तो वो हर एक पॉइंट पे रोकते हैं मुझे और मैं वो चीज़ चाहता हूँ कि मैं कभी ना दोहराऊँ। तो मैं हमेशा सुनता हूँ उनकी, वो जो बोलते हैं मैं सीधा नहीं करता, बस ओके नहीं करना, ठीक है, मना किया ठीक है नहीं करना वैसे। यानी पापा इज योर आइडल इन योर तो लाइफ। आप बोल सकते हो, बहुत लोग मुझे पूछते भी है, अभी तो उतना फेमस नहीं हुआ हो लेकिन स्टिल जब फॉलोअर्स मिलते हैं या फिर दोस्त लोग भी, तो इतना हम्बल कैसे रहता है, किसी से ऐसे बात कर लेता है या अभी तक दिखता नहीं है ईगो तेरे अंदर थोड़ा भी। तो वो मेरे पापा की वजह से है कि क्योंकि हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स पे वो समझाते हैं मुझे। अमेजिंग। इनफैक्ट आपके हम्बलनेस की बात हम भी अपनी टीम में काफ़ी कर रहे थे कल की, यार एक्सट्रीमली हम्बल, दिस गाय इज टू हम्बल। मतलब एक बार को ऐसा हो जाता है भाई ऐसा हो भी सकता है क्या, इज दिस इवन अ पॉसिबिलिटी इन लाइफ की कोई इतना हम्बल हो सकता है। बट दैट इज समथिंग जो आपके आसपास या जो लोग आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको सीखनी चाहिए, दैट यू शुड ऑलवेज बी दिस हम्बल राइट, चाहे आप कितना ही अचीव कर लें लाइफ में। बट दैट वाज अमेजिंग टू सी। ईगो तो कभी आना ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जब ईगो आना स्टार्ट हुआ वहाँ से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। कभी फील हुआ कि ईगो आ रहा है, अहंकार? थोड़ा हुआ था। ओके कब? जब मेरा चैनल बूम कर रहा था पिछला वाला। ओके। ईगो इन द सेंस मैं ऐसा बोलूँगा कि थोड़ा बहुत पापा की बात कम सुनना टाल रहा था मैं। हाँ, उसका नतीजा है कि चैनल ही चला गया मेरा। चैनल चला गया? हाँ, हैक ही हो गया वो। 3,75,000। 3,75,000 सब्सक्राइबर्स? हाँ जी। ओह गॉड। वो मैंने गेन करे थे 4.5 साल में। बाप रे। फिर जिस दिन हैक हुआ मैं रोया भी था काफ़ी। पापा ने बहुत समझाया, फिर हौसला दिया कि चलो दोबारा स्टार्ट करो, होगा। इंस्टेंटली मैंने 2 दिन बाद स्टार्ट किया, सेम कंटेंट सब कुछ। और मेरे 2-3 अच्छे दोस्त हैं इन्फ्लुएंसर्स, तो उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जैसे पुश किया क्योंकि इनिशियल पुश थोड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो उस टाइम फिर मैं अपने शॉर्ट्स में देखता था कि यार 6 डिजिट है सब्सक्राइबर, और फिर वो 1 पे आ गया, 1 फिर 100 फिर 3 डिजिट फिर 4 फिर 5 और अभी 6 है। वाह। कितना टाइम लगा वापस गेन करने में? जनवरी 15 को हुआ था, तो अभी बोलूँगा मैं 5 महीने।
5 महीने में कितना हो गया अभी? 1,65,000। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब लोगों का प्यार बरकरार है, बरकरार उसमें कोई कमी नहीं हाँ आई जी, है। अमेजिंग, उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ। बिल्कुल। पापा आइडल रहे हैं बेसिकली हाँ लाइफ जी। में। फिटनेस आइडल कौन है? फिटनेस आइडल आंड्रे ड्यू। आंड्रे ड्यू, हाँ ओके। जी। क्यों? इनिशियली जैसे 12th जब मेरी ख़त्म हो गई, कॉलेज में आया, तो तब मैं, आप बोल सकते हो कि इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया था। ठीक है। अच्छा खासा मसल मास भी गेन कर लिया था और ठीक ठाक दिख भी रहा था। अराउंड 60 kg के आसपास हो गया होऊंगा, 60 या 63 64। तो तब इंस्टाग्राम ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो आंड्रे ड्यू का एक वीडियो दिखा मोटिवेशनल सॉन्ग पे। ओके। तो उसकी फिजिक और सिमेट्री मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव लगी मुझे कि यार कितने बढ़िया सिमेट्री है इसकी, चेस्ट कितना प्यारा है, ट्राइसेप्स कितना प्यारा है, पूरा हॉर्स शू ट्राइसेप दिख रहा है, राइट। एब्स बिल्कुल, क्योंकि वो तब पीक कंडीशन में था। तो फिर मैंने थोड़ा सा वो किया कंपैरिजन, सेल्फ कंपैरिजन किया, मैं भी तो ऐसा दिख सकता हूँ। हाँ, तो आंड्रे ड्यू आइडल रहा है मेरा। इनफैक्ट आप ऐसा दिख रहे थे कल, बहुत Thank बहुत you so सुंदर much. फिजिक लेके आप स्टेज पे चढ़े। एंड आई थिंक पूरा लाइनअप ही बहुत ज़बरदस्त लाइनअप था कल का। एथलीट्स अच्छे आए थे, बहुत अच्छे एथलीट्स थे। कंपटीशन था। या इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। मतलब अजीब लग रही होगी ये टर्म, बट सच में बहुत सुंदर था देखने में। पहला सप्लीमेंट कब बाई किया? 11th के मिड में। 11th के मिड में, ओके। हाँ, उसके लिए मुझे पापा को काफ़ी समझाना पड़ा था। बॉस, क्या लिया था पहला? वे प्रोटीन ही लिया था और क्रिएटिन लिया था। वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन दोनों लिया था। वाओ। क्रिएटिन? नहीं, क्रिएटिन नहीं लिया था मैं। वे प्रोटीन पहले 2 months लिया। ओके। फिर क्रिएटिन के बारे में पता नहीं था मुझे। तो जिम में एक बंदे ने बोला कि भाई वे प्रोटीन के साथ ये मिला के ले पोस्ट वर्कआउट में, जादू जैसा काम करेगा। बोला है क्या चीज़ है ये? मैं देखा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। फिर मैंने थोड़ा, मेरा शुरू से आदत रहा है कि जो ट्रेनर्स बोलते थे ना, मैं ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं किया। अमेजिंग। कभी नहीं, मैं हमेशा रिसर्च किया मैंने, आर्टिकल्स पढ़े उसके ऊपर और अच्छे यूट्यूबर्स की वीडियो देखे। मैं गुरुमान को आज भी फॉलो करता हूँ। अगर न्यूट्रिशनिस्ट की बात करें, न्यूट्रिशनिस्ट की, तो वो मेरे आइडल रहे हैं। और पीक वीक जो मेरा इतना अच्छा पीक हिट हुआ, उनकी वीडियो की हेल्प से ही हुआ। अमेजिंग। हाँ, गुरुमान मतलब उन्होंने हर चीज़ के लिए प्लान दे रखा है अपनी वीडियोस में, इन डिटेल। और कितने साल पहले? हाँ जी, बहुत साल पहले से। अब सोचो, जब फिटनेस का किसी को कुछ पता ही नहीं था, एग्जैक्टली, सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं था, तब उन्होंने ये सब बना रखा है। या आई थिंक वो जो पीक वीक वाला है वो दैट वाज फॉर फोटोशूट के लिए। पीक वीक में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो बोले थे ऐसा कि आप फोटोशूट भी कर सकते हो और मेनली कंपटीशन के लिए, लेकिन ट्राई करना चाहते हो तो करके देखो फोटोशूट करने के लिए। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने किया भी ऐसा फोटोशूट। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो तो फ़ोटोशूट ही क्यों करना। फ़ोटोशूट तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा जब आप स्टेज पे होगे। राइट। तो वो मोमेंट भी जी क्या हो ना, कितना प्रीशियस मोमेंट होता है वो स्टेज का। एक बार देख के आओ स्टेज पे चढ़ के कैसा लगता है, जब सामने से ऑडियंस देख रही होती है, गूज बम्प्स आ जाते हैं बिल्कुल। वो मतलब आप बोल सकते हो एक तरफ नर्वस भी फील कर रहे हो, तो एक्साइटमेंट भी होता है, कॉन्फिडेंट भी रहते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। मिक्स्ड इमोशंस। हाँ, मिक्स्ड इमोशंस। साथ ही साथ आपको पोजिंग पे भी ध्यान देना है, आपका प्रेजेंटेशन भी ख़राब नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो वहाँ से आपको सीखने को मिलता है कि बैलेंस कैसे करना है इन चीज़ों को। हाँ, और वो जनरल लाइफ में काम आता है बहुत। कैसे? सपोज़ कुछ मल्टीटास्किंग बोल लो आप, जैसे स्टूडेंट है और जिम जा रहा है, तो उसको मेंटेन करना है दोनों चीज़ों को। अपनी बात करूँ तो मैं वीक में 3 to 4 days ही कॉलेज जाया करता था, क्योंकि मोस्टली कॉलेज के स्टूडेंट के माइंडसेट की बात करूँ तो मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि 2-3 टॉपर्स हैं, बाकी सारे ही इधर टाइम पास के लिए आ रहे हैं। जेन्युइनली बताओ तो सिर्फ एक डिग्री के लिए आ रहे हैं। लेकिन टॉपर्स से भी पूछा था मैंने, भाई इसके आगे क्या करना है, क्या सोच रखा है, उनका माइंडसेट जानने के लिए। राइट। पहले बीएससी कर लेता हूँ, फिर मास्टर्स करूँगा, फिर देखता हूँ क्या करना है। मैंने भाई तो 4 साल बर्बाद करके फिर देखेगा क्या करना है, मतलब क्लियर ही नहीं है। तो इसलिए मैं कॉलेज बहुत कम जाता था, जेन्युइनली कम जाता था, ज़्यादा ध्यान। तो मेरी अटेंडेंस भी बहुत कम रही है। हाँ, फिटनेस में ज़्यादा। नाइस, इंटरेस्टिंग।
पहला सप्लीमेंट बाय किया, डिड यू एवर थिंक, मतलब घर पे मनाया कैसे? क्योंकि मुझे याद है हाँ, जब मैंने, वो मैं बोलना भूल गया। हाँ, जब मैंने पहला सप्लीमेंट बाय किया तो मेरे मम्मी पापा ने बोला पहली बात तो भाई ये नकली होते हैं या समथिंग लाइक दैट, पाउडर होता है, तो पाउडर नहीं लेना चाहिए, एंड दे स्टिल कॉल इट पाउडर, राइट? अभी बहुत मुश्किल से अब वो प्रोटीन पे आ गए, बट नाउ दे आर वेरी ओके विद इट बिकॉज ऑफ मैंने इतने सालों से अब वो फोर्सफुली नॉलेज इम्पार्ट कर दी है उनको। बट इनिशियली दे थॉट यार स्टेरॉइड ले लोगे या ऐसा कुछ, उनको वो स्टेरॉइड ही लगता था तब। एग्जैक्टली तो वहाँ बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो पेरेंट्स के लिए अगर इफ़ यू वांट टू से समथिंग कि भाई अपने बच्चों को वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ये सब चीज़ें लेने दो, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा आपका? तो पहले अपनी बात करूँ तो मुझे भी पापा को मनाना पड़ा था। मतलब उनको तो देखो शुरू से ही मुझ पे बहुत ट्रस्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने जो भी समझाया है मैंने कभी उससे रिलेटेड, उसके अराउंड भी कभी गलती नहीं करी है, तो सब कुछ अच्छा ही हुआ है बोलोगे तो मतलब मुझे मनाना पड़ा था इस सेंस में कि मुझे ये लेने दो, मेरी बॉडी बेटर होगी। ओके, थोड़ा अच्छा, क्योंकि नॉर्मल फूड से नहीं हो रहा, क्योंकि तब क्या होता था, मैं इतना चिकन एग्स नहीं खा पा रहा था, था बजट भी कम होता था, और मैं ज़्यादातर सोया खा रहा होता था, सोया और आप बोल लो चना मीठा गुड़, तो वो खाता था मैं। वैसा था माइंडसेट, मतलब ओल्ड बॉडी बिल्डिंग स्कूल टाइप। जैसे मेरे गांव में भी लोग बोलते हैं कि बॉडी बनाना तो ये खा वो खा, विदाउट एनी नॉलेज, कुछ पता ही नहीं है। भाई मेरा तो एक फ्रेंड है, उसने बोल दिया, मैंने पूछा व्हाट आर यू हैविंग फॉर योर प्रोटीन, ही सेड आई एम हैविंग बनानास, प्रोटीन के लिए। कि मैं केले खा तो रहा हूँ, मैं सब्जियां खा तो रहा हूँ। आई वाज लाइक भाई मतलब इतना लैक ऑफ, तो फाइबर्स के लिए क्या ले रहा है वे प्रोटीन? पता नहीं भाई वो क्या ले रहा है फाइबर्स के लिए, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उससे पूछने की इसके बाद। बट ही जेन्युइनली सेड दैट कि भाई मैं केले ले रहा हूँ और मैं सब्जियां खाता हूँ और दाल पी लेता हूँ, तो ही सेड तो हो रहा होगा मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन। मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा तो ऐसे हो गया कि अभी मैं नहीं सुन पाऊंगा ये थोड़ी देर के लिए। देन आई वाज लाइक एक काम कर, तू चैनल खोल और वीडियोस देखना शुरू कर मेरी, कि भाई देख लो एक बार कि प्रोटीन किसमें होता है। सब कुछ अवेलेबल है ना आजकल, एवरीथिंग। एग्जैक्टली आई मीन तुम सबसे स्टूपिड चीज़ों के लिए खोल लोगे गूगल, बट जब तुम्हें पढ़ना है तब नहीं खोल रहे। अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया ना लोगों का, वहाँ से सीखने नहीं लोगों को, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखना है। एग्जैक्टली। तो बात करें मनाया कैसे, मैंने बोला पापा को कि ये लेने दो मुझे सप्लीमेंट्स, क्योंकि चिकन एग्स अभी कम खा रहा हूँ, बॉडी को और ज़रूरत है। तो मैंने उनको ऐसे समझाया, मतलब 1 घंटा बात हुआ था हमारा डिनर के टाइम पे रात, विच इज़ अ लॉट। मतलब पापा से बात करना 1 घंटे बहुत ज़्यादा है भाई। नहीं, हमारा रिलेशन अच्छा है वैसे, बढ़िया। तो वैसा है, मैंने समझाया था कि देखो पढ़ाई में उतना ज़्यादा एक डिग्री ही मिलेगा मुझे इसके बाद, मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के बाद, क्योंकि मैं नॉर्मल क्या बोल रहा हूँ, मैं जनरल मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, मैं कोई बीटेक या कुछ नहीं कर रहा कि मुझे फिर डिग्री आते मुझे एक पैकेज मिल जाएगा, राइट। तो उसके बाद फिर मुझे सोचना पड़ता है। तो मैंने बोला इसके साथ साथ मुझे ये भी परस्यू करने दो, क्योंकि 70-80 हज़ार फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, और अब कोलैब्स भी आने स्टार्ट हो रहे हैं ब्रांड्स के, राइट। तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, आप मुझे 4 साल का टाइम दो। मैंने 4 साल बोला उनको। ओके। ऐसे समझाया कि देखो कोई भी अगर डिग्री भी करता है या कुछ भी, तो बीटेक भी कर रहा है तो 4 साल तो लगते ही है, बिल्कुल। उसके बाद आपके हाथ में कुछ पैसे आते हैं, राइट। तो मुझे भी 4 साल दो, समझ लो कि 4 साल इन्वेस्टमेंट है। जैसे बीटेक में आप 10 लाख देते हो, तो 10 लाख 15 लाख उतना तो नहीं देना, कम ही लगेगा। करेक्ट। तो मुझे करने दो, मैं आपको रिटर्न ज़रूर दूंगा। तो बोले अच्छा मुझे सोचने दो। 2-3 दिन का टाइम लिया और रिलेटिव्स को फ़ोन घुमाने लगे। ये रिलेटिव्स ने जो नोन थे उनको, जो जिनको वो भरोसा करते थे कि हाँ ये थोड़े जानकार है, लेकिन वो भी जानकार नहीं है, उनको भी ये प्रोटीन का डब्लू भी नहीं पता एग्जैक्टली कैसे बनता है। वो बोले नहीं ये पाउडर है, ये है, वो है। फिर एक अंकल है मेरे, उन्होंने बोला कि आपका बेटा बहुत सही ट्रैक पे है, जिस एज में बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब, उस एज में आपका मतलब बेटा सही ट्रैक पे है, जिम ज्वाइन किया है, फिटनेस की ओर जा रहा है, तो इसको परस्यू करने दो, दिलाओ इसको जो बोलता है, अच्छे ब्रांड का दिलाओ।
तो अच्छे ब्रांड का ही लिया था मैंने स्टार्टिंग से ही। बहुत अच्छा। न्यूट्रावे था क्या वो ब्रांड? न्यूट्रावे के बारे में तो पता नहीं था। दैट्स कूल। जब कंटेंट शुरू हुआ, आई थिंक जब ये 70-80 हज़ार फॉलोअर्स लेट्स से यहाँ तक आप पहुँच गए, फ्रेंड्स, फैमिली, इनका परसेप्शन कुछ चेंज हुआ आपकी तरफ, बर्ताव चेंज हुआ किसी का, आसपास लोगों का? मेरे मतलब मैं ऐसा बात अगर बोलूँ तो मैं शुरू से ही दूर रहा हूँ अपनी फैमिली से। ओके। मतलब जॉइंट फैमिली से बात करूँ तो दादा दादी, चाचा चाची, अंकल आंटी, ये लोग से। क्योंकि शुरू से ही जैसे बोला ना कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी हमारी, तो कभी हम 1 साल पंजाब में रह रहे हैं बिजनेस की वजह से। ओके। कभी हम बिहार के किसी जगह में रह रहे हैं, अभी हम असम में हैं। तो वैसे बहुत जगह घूमा है मैंने, बहुत जगह रहा भी है। तो वैसा है, तो रिलेटिव्स का इतना ना ज़्यादा कॉल्स, ना ज़्यादा कुछ। और एक चीज़ है, पापा भरोसा बहुत करते हैं मेरे पे, तो वो संभाल लेते हैं सब कुछ। मेरे तक बात आने नहीं देते। रिलेटिव्स कुछ बोल भी रहे होते तो शायद वही बात कर लेते हैं कि नहीं मेरा बेटा जो भी सही कर रहा है। अभी अगर कोई रिलेटिव आता भी है ना, इस लेवल पे बॉडी देखता है तो बोलता है कि तुम क्या पाउडर भी लेते हो, डब्बा भी लेते हो? बोला हाँ सप्लीमेंट्स लेता हूँ, वे प्रोटीन दूध से बनता है, मत लो बहुत ख़राब है। राइट। पापा क्या बोलते हैं, मेरा बेटा कोच है। चुप हो जाते हैं। तो ऐसा है। घर वालों को सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स का सपोर्ट शुरू से ही रहा है। राइट। पापा मम्मी का कि जिस फील्ड में तुमको इंटरेस्ट है उसमें ही आगे बढ़ो, वैसा है। हम हैं तुम्हारे साथ, वैसा। फ्रेंड्स का क्या परसेप्शन है? फ्रेंड्स मेरे हैं नहीं ज़्यादा। ओके। हाँ, जितने मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे सब छूट ही गए। 4-5 ही थे, वो भी। क्यों छूट गए? क्योंकि मैं टाइम के साथ इवॉल्व हुआ, माइंडसेट मेरा चेंज हुआ, उनका सेम माइंडसेट वही। तो फिर अगर आप यहाँ हो और फिर यहाँ के लोगों से के माइंडसेट से बात करोगे, ज़्यादा घुलो मिलोगे, तो फिर आप वहीं आ जाओगे ना। मुझे और आगे बढ़ना है, तो नए लोगों से मिलना पड़ेगा ना। तो अभी भी मेरे 3-4 दोस्ती हैं असम में भी। ओके। लेकिन क्वालिटी पीपल सिर्फ। जिम बडीज? जिम बडीज़ ही हैं वो जिम बडीज जिम में ही मिले हैं हम, और जिम के ही दोस्त हैं। बहुत अच्छा। और नहीं है, मतलब मेरा रूटीन भी आप पूछोगे तो सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, स्टडी करना, वर्कआउट करना, घर आना, घर का कुछ काम, पापा का बैंक का काम वो करना, फिर से कुछ भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करना, सो जाना, वैसा ही रूटीन है। भाई बहन है? हाँ भाई बहन है मेरे, सिबलिंग्स हैं। मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। ओके। अभी भाई, एक छोटा भाई है जिसका 12th पास आउट हुआ है। ओके। और एक छोटी बहन है, वो क्लास 8 में। ओके। भाई फिटनेस में है? नहीं नहीं, मतलब फिटनेस में इन द सेंस क्रिकेट खेलता है वो। ओके। और साथ ही साथ उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है। क्या पढ़ रहा है? कॉमर्स में ही, कॉमर्स से 12th किया। ओके। और अभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करेगा मे बी। ओके। बाद में सीए बन जाएगा। क्या पता, तो मेरा सीए बन जाएगा वो। सही बात है। आई थिंक यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस। तो सीए तो चाहिए देखो घर में एक। हाउ डिड यू मैनेज स्टडीज along, how did you manage fitness along with studies? फिटनेस अलॉन्ग विद स्टडीज़ अगर आप देखोगे ना तो बहुत, ये एक मिथ है कि आप मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ कम कर लेते हो ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके पास टाइम की कमी है। ओके। अगर आप फ़ोन में वो लगा लेते हो, आपका जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर एक वो होता है ना कि टाइमर लगा लेना कि 1 घंटा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना दिन में, आपको वो रिमाइंड कर देता है। तो वो उतना लगा लेते हो आप। और फिर डे प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मतलब मैं तो एक रात पहले नहीं बोलूँगा, मैं सुबह उठ के प्लान करता हूँ पानी पीते पीते। अच्छा। और मैं बहुत सारे वीडियोस में लोग देखते हुए, तो बहुत कमेंट ऐसा भी आता है, भाई कितनी बार वीडियोस पानी पीते हुए स्टार्ट करेगा। मैं वो दिखाता हूँ कि मैं प्रोडक्टिव कैसे रहता हूँ। तो बट दैट इज़ योर रूटीन। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं रात तक का प्लान कर लेता हूँ कि आज ये एक मीटिंग है, इससे बात करना है, वर्कआउट में क्या करना है, क्या क्या मील्स लेने हैं, और बाकी क्या पढ़ना है, बस। आप जर्नलिंग भी करते हैं? हाँ, जर्नलिंग हेल्प करती है बहुत। कैसे? मतलब जर्नलिंग ऐसी चीज़ है कि जो इमोशन आप किसी को बता नहीं सकते, आप उसको डायरी पे लिख लो,
और फिर जब आप 10 दिन 15 दिन पहले का, जैसे आप मान लो आप जर्नलिंग करते आ रहे हो 30 डेज से, और उसके बाद एक दिन आप बहुत डीमोटिवेट हो गए, ओके, कि यार आज कुछ नहीं मन कर रहा, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, और तो अगर आप जर्नलिंग की वो डायरी उठा के देखोगे और पेज पलट के देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं मतलब कितना कंसिस्टेंट रहा हूँ और कितना सही करता आ रहा हूँ। तो वो सब चीज़ जब आप पढ़ोगे तो फिर अंदर से मोटिवेशन आ जाता है काम करने का। नाइस। तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्योंकि मुझे पता है मेरा गोल क्या है, कहाँ जाना है, तो उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर इफ़ यू हैव टू टॉक टू अ यंगर ऑडियंस, मान लेते हैं एक छोटा भाई है, आपका ही छोटा भाई है, वो बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, हाउ डू यू टेल दिस पर्सन कि यार इफ़ यू डू दिस एंड दिस यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड? तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी लाइफ में। आपके क्या एनेक्डोट्स रहे हैं मोटिवेशन के लिए? सबसे पहला चीज़ अपना स्लीप स्केड्यूल सही करो। ओके। स्लीप स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग 4-4 5-5 घंटे सो रहे होते हैं, रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह उनका स्कूल है या कुछ है तो जल्दी उठ रहे हैं। राइट। तो एक फिक्स्ड जब स्लीप स्केड्यूल आप फॉलो करते हो मिनिमम 8 आवर्स का, तो आप दिन भर मतलब पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हो। जब एनर्जेटिक फील करोगे उसके बाद भी अगर डिमोटिवेटेड रह रहे हो तो फिर मैं बोलूँगा कि जर्नलिंग स्टार्ट करो। Okay. और अपनी डे प्लानिंग को स्टार्ट करो। ओके। मतलब गोल को डिवाइड होना पड़ेगा, मतलब आपका पहले तो आपका गोल क्लियर होना पड़ेगा, उसके बाद आप डिवाइड करो कि 30 डेज़ का गोल क्या है, क्या क्या करना है मुझे, 1 ईयर का गोल क्या है और 5 ईयर्स का गोल क्या है। नाइस। हाँ, सो यू प्लान अहेड सो दैट तुम हाँ। आज उस हिसाब से आज क्या कर रहे हो, ताकि आज के दिन को आप कैसे यूज़ कर रहे हो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि आपका आने वाला 5 ईयर्स के बाद कैसा दिखेगा, लाइफ कैसा होगा आपका। नाइस, दैट इज़ अ वेरी गुड एनेक्डोट टू हैव। सप्लीमेंट्स पे एक बार मैं बात करना चाहूँगा। सप्लीमेंट्स को लेके पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि ये या तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए, क्योंकि दिखाया भी वैसे ही जाता है सप्लीमेंट्स को, या तो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए या फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए, पीपल हु आर ओनली इंटरेस्टेड इन शोकेसिंग अ वेरी मस्कुलर फिजिक, राइट, विच आई थिंक इज़ नॉट ट्रू। एग्जैक्टली। आपके हिसाब से किस किस के लिए सप्लीमेंट्स है, किस किस को लेने चाहिए सप्लीमेंट्स? मेरे अकॉर्डिंग इंडियन डाइट में तो बहुत बड़ी कमी है प्रोटीन की। ओके। क्योंकि आप अगर सुबह से रात तक के मील्स देखो तो क्या खा रहे होते हो आप, रोटी सब्जी, कार्ब्स, थोड़ा सा फाइबर, बस, साथ में दही खा लिया कभी, राइट, चावल दाल सब्जी, दाल एक बाटी खा रहे हो आप, कितना ही प्रोटीन मिल जाएगा आपको, मैक्स 5 ग्राम। बोलने का बात है कि मैं उससे पूरा कर रहा हूँ, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। करेक्ट। शाम को चाय बिस्किट खा रहे हो, रात को फिर रोटी सब्जी खा रहे हो, तो कार्ब्स ही कार्ब्स खा रहे हो, प्रोटीन कहाँ है? एग्जैक्टली, है ही नहीं ना। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि वे प्रोटीन ऐड करना चाहिए सबको अपनी डाइट में। ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा एक्टिव स्केड्यूल है तो, अगर नहीं भी है फिर भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि सबको ज़रूरत है मसल मास को रिटेन करना। आप कार्ब्स से कैसे रिटेन करोगे? एग्जैक्टली। मसल मास ज़रूरी है। और मेन मैं मम्मी पापा को भी समझाता हूँ, लेकिन वो लोग अभी समझते नहीं है कि प्रोटीन लेने के लिए मम्मी को मैं पिलाता भी हूँ कभी कभी, उनको टेस्ट अच्छा भी लगता है। पापा को भी पिलाता हूँ दूध में रात को कभी कभी, तो लेकिन वो डेली बेसिस पे अभी नहीं ले रहे, धीरे धीरे मैं आदत लगा रहा हूँ। तो क्या होता है, जैसे वुमेंस की बात करूँ तो एज जैसे उनका बढ़ता जाता है तो मसल मास होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। तो उस केस में आप वही सेम चीज़ खा रहे हो और फिर भूख भी थोड़ी कम होने लगती है। राइट। तो आपको प्रोटीन तो थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, और उसके लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है। क्योंकि आप उस टाइम पे आप थोड़ा सा धार्मिक होने लगते हो, तो आप एग्स चिकन वो सब तो नहीं खाओगे डेली बेसिस पे। राइट। हाँ, तो वे प्रोटीन ज़रूरी है लेना मेरे अकॉर्डिंग। वे प्रोटीन आप कह रहे हो सबको लेना चाहिए? एग्जैक्टली, सबको लेना चाहिए। ठीक है। एनी अदर सप्लीमेंट्स जो आप कहोगे सबको, मतलब जब हम यहाँ सबकी बात कर रहे हैं वी आर बेसिकली सेइंग कि पूरी फैमिली जो ले सकती है? 2 और है, मल्टीविटामिन्स एंड फिश ऑयल। ठीक है। क्यों? फिश ऑयल आपके हेयर हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि गुड फैट सोर्स है वो, आपके स्किन के क्वालिटी के लिए, मतलब बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो हेल्प करता है बहुत। और मल्टीविटामिन्स भी लेने चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का
बहुत लोगों को पता ही नहीं कि मेरी बॉडी में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट की मतलब कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। तो उसके लिए ये 3 चीज़ लेना चाहिए सबको मेरे अकॉर्डिंग। तो ये 3 अगर सब ले रहे हैं तो दे विल हैव अ मच हेल्दियर लाइफ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो Okay. दिन में और क्या बोल सकते हो आप, लेज़ी फील नहीं करेंगे ज़्यादा। जो कि मदर्स के साथ बहुत ज़्यादा मदर्स होता के है। साथ ज़्यादा होता है। Correct. थोड़ा काम करके थक जाती है वो, तो मैं मम्मी को खिलाता भी हूँ मल्टीविटामिन अपना, जब मैं ले रहा हूँ तो आप भी एक खा लो। राइट। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको, मैं धीरे धीरे आदत बना रहा हूँ, और मैं भी थोड़ा 3-4 साल में स्टेबल हो जाऊँ, फिर पापा मम्मी भी थोड़े फ्री हो जाए तो उनका मैं रूटीन स्केड्यूल ही बना दूंगा, अपने साथ जिम ले जाना ले आना। बहुत बढ़िया। हाँ नहीं चलो आप क्योंकि फिर वो है ना, मुझे पता है ना कि अभी वो 50s में आए नहीं है, 40s में ही है, लेकिन 50s में आते आते फिर बोन कमज़ोर होने लगता है, मसल मास कम होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन बहुत गिर जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर उसको मेंटेन करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो ज़रूरी है वो। बिल्कुल। थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पापा को मिठाई बहुत पसंद है रुकते नहीं, खाते रहते हैं। मैंने बोला अरे ठीक है खाओ, 2-3 साल में मैं आपको वो करूँगा, ऑन ट्रैक उनको भी लाऊंगा। चीट मील पे ले आओगे आप कि हर वैसा संडे नहीं, को आप खा सकते हो? नहीं पापा नहीं, उसके घर का सिवा खाना नहीं। कोई घर के खाने को ही आप बना सकते हो ना, That is true. हेल्दी। पोहा के साथ वे प्रोटीन शेक ले लो। हाँ हाँ करेक्ट। तुम अपने ब्रेकफास्ट में, लंच हाँ, में, डिनर में इस मैं तरीके से? मैं वैसे ही करता हूँ। घर का खाना खाता हूँ मैं, मम्मी चिकन बिरयानी भी बनाती है तो मैं खाता हूँ। ओके। क्योंकि वो हेल्दी होता है बाहर से के कंपैरिजन में। Correct. और मुझे चिकन राइस मिल रहा है, साथ में घी में बन रहा है तो गुड फैट्स भी मिल रहा है, वे प्रोटीन ऐड कर लिया एक्स्ट्रा, बस काम हो गया। हाँ। प्रोटीन ऐड हो गया बस। इनफैक्ट हो सकता है पापा compete भी कर लें, क्योंकि कल ही हमने देखा एक 60-year-old स्टेज पे चढ़े थे विद अ वेरी गुड फिजिक। वो कम्पीट नहीं करेंगे, उनसे नहीं खाया जाएगा सलाद उनको खाने में टेस्ट चाहिए हर खाने में तो बट कल आपने देखा उन्हें जो हाँ। 60-year-old बॉडी बिल्डर थे? अमेजिंग यार, बहुत डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। मतलब मैं भी वही चाहता हूँ कि मैं 60s में भी वेट ट्रेनिंग करूँ, इसलिए मैं अपना बेस ही वैसे बना रहा हूँ। हम आर्नोल्ड को भी देखते हैं, हाँ। ही इज स्टिल ट्रेनिंग एंड आई वाज लाइक यार मैं 26 का हूँ, दिस पर्सन इज 60-year-old एंड ही लुक्स वे मोर फिट देन आई लुक राइट नाउ। मुझे लगा यार अब तो शुरू करना ही पड़ेगा, शर्म आ गई एक बार में तो मुझे। नहीं ज़रूरी है ना, बिल्कुल। आज के टाइम में आप देखोगे, कोविड के पहले तक तो अवेयरनेस नहीं था, लेकिन कोविड में जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो लोग काफ़ी अवेयर हुए। करेक्ट। और मोस्टली कॉर्पोरेट से लोग जिम तो जाते ही हैं। हाँ मतलब ट्राई करते हैं कि जिम चले जाए लेकिन सब जा नहीं पाते गाइस जिम तो चले जाते हैं, फिर डाइट फॉलो नहीं करते। जिम में मोस्टली लोग को देख रहा होता हूँ मैं, भैया जिम तो आ रहा हूँ, पेट कम नहीं हो रहा। हाँ मतलब जिम से निकलते मोमोज खाते हैं। हाँ, सीन पीपल जिम आपका 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप 80% क्या कर रहे हो पूरे दिन में, वो मैटर करता है ना। करेक्ट। एब्स आर मेड इन द किचन नॉट इन द जिम, फेमस कोट है ना, या उसको याद रखना पड़ेगा। कंपटीशन पे एक बार आते हैं। पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन या डाउट कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते हैं। उस पे आपका क्या टेक है? कुछ है इंडिया में जो कि मुझे ऐसा लगा है वैसा। लेकिन जिसमें ड्रग टेस्ट हो रहा है और मतलब एक लेवल के बाद आपको पता चल जाता है कि नेचुरल फिजिक की वो लिमिटेशन कहाँ तक है। ठीक है, आप ह्यूज हो सकते हो, साथ ही साथ श्रेडेड हो सकते हो, लेकिन पीक डे पे, स्टेज पे आप एक्सट्रीम लेवल की कंडीशनिंग नहीं ला सकते। एक्सट्रीम मींस आपके गाल बिल्कुल अंदर है, आपका मतलब यहाँ भी वेन्स आ रहा है, एक्सट्रीम वेन पॉपअप हो रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर वो है तो थोड़ा सस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में पोटेंशियल है। और नेचुरल एथलीट्स बहुत सारे उन्होंने प्रूफ भी किया है, और उनको देख के काफ़ी यूथ 17-18 ईयर्स ओल्ड उन्होंने वो स्टार्ट कर रहे हैं और उनको रिजल्ट दिख रहा है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स भी देख रहे हैं ना ये सब चीज़ें। करेक्ट। तो स्टार्ट होते उनको दिला रहे हैं सप्लीमेंट, तो और जल्दी रिजल्ट दिख रहा है। तो उनका भी माइंडसेट अब ऐसा बन रहा है कि यार मुझे भी इसमें करना है, एक बार compete करके देखना है। और एक बार किसी लड़के ने compete कर लिया तो फिर उसको मज़ा ही आ जाएगा मतलब काफ़ी हाई मिलता है, एक बहुत बढ़िया अलग लेवल की खुशी है। और
अलग लेवल का वो एक्सपीरियंस है, करना चाहिए एक बार। यूथ जो है वो अक्सर जब जिम जाता है तो देखता है कई लड़कों को जो एकदम जैक्ड होते हैं, राइट, वेरी ह्यूज वेन्स पॉपिंग, एंड इवेंचुअली दे अंडरस्टैंड कि यार देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन हियर, ठीक है, कुछ और चल रहा है यहाँ पे। अगर आपको सजेस्ट करना हो, एडवाइस करना हो एक यंग लड़के को, यंग लड़की को, कि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल्सो अ डायरेक्शन जहाँ पे तुम जा सकते हो, तो आपकी क्या एडवाइस होगी कि उनको कैसे शुरू करना चाहिए और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो मैं बात करूँगा इंडिया में जो पूरे इंडिया में ट्रेनर्स, इनका रोल थोड़ा सा, मतलब जिम के जो ट्रेनर्स हैं पर्टिकुलरली जो नॉलेजेबल है उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन जिम के जो ट्रेनर्स हैं मोस्टली वहाँ से आपका शुरू होता है। जैसे आप जिम ज्वाइन करते हो तो अगर आप एकदम बिल्कुल न्यूबी हो, अगर बजट आपका सही है तो फिर आप ट्रेनर के अंदर ही जाओगे, तो फिर वो सप्लीमेंट्स के साथ साथ, सप्लीमेंट्स तो आपको सजेस्ट करेंगे ही, वो ठीक है वहाँ तक, लेकिन अगर आप उनको एक बार पूछ लो कि मुझे थोड़ा ह्यूज दिखना है, जो कि नेचुरली पॉसिबल है, राइट, अगर आप पेशेंस रखते हो तो 4-5 साल का, तो वो आपको शॉर्टकट सजेस्ट करते हैं। और मैंने देखा है ये चीज़, राइट, जिम्स में होती है। हाँ, तो ये चीज़ बहुत गलत है, इसको रोकनी चाहिए और लोगों को मेन समझना चाहिए, यूथ्स को, उनको ये समझना है कि यार कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ। अब मैं स्कूल में भी, मैं 12th पास आउट किया, कोई लड़का, अगर लड़का या लड़की सपोज़, तो नर्सरी से स्टार्ट करके 12th तक आया, एक बेस, बिल्कुल, तो इतना साल दिया, तब जाके थोड़ा नॉलेज मिला, एक्सपीरियंस मिला। तो फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिम ज्वाइन करते 3 महीने में बाइसेप्स दिख जाएंगे, वेन्स आ जाएंगे? एग्जैक्टली, कैसे हो पाएगा? आपको इसमें भी मिनिमम 2 to 3 ईयर्स तो देने होंगे ना, एक बेसिक फ्रेम, डिसेंट ढांचा, हाँ, फ्रेम बनाने के लिए, बिल्कुल। और शुरू में जिम ज्वाइन करेंगे, मैंने देखा है बहुत लड़कों का, लोगों का ऐसा, जिम ज्वाइन करते 3 महीना हुआ नहीं कि बोलेंगे यार मेरी जेनेटिक्स सही नहीं है, मेरी बॉडी नहीं बन रही। भाई आप 2 साल दो तो पहले, कितना हार्ड, अपना कितना डेडिकेशन लगा रहे हो उसमें, डाइट कितने % फॉलो कर रहे हो, करेक्ट, कितने घंटे सो रहे हो डेली बेसिस पे, 3 चीज़ ध्यान रखते हो तो 1 साल में बहुत अच्छा चेंज दिखने को मिलेगा। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, प्रोटीन एंड कार्ब्स ऑन पॉइंट, वाटर इनटेक ऑन पॉइंट, एंड साथ ही साथ आपका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा। वो आपको टाइम के साथ समझ में आएगा। जैसे मुझे हाई वॉल्यूम्स वर्कआउट स्प्लिट्स काफ़ी सूट करता है, हो सकता है आपको पुश पुल लेग्स करे, करेक्ट, तो वैसा आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बेसिक एक बिगिनर को पुश पुल लेग्स भी अगर बोले तो सूट करेगा बिल्कुल। ओके, तो मिनिमम 1 साल का टाइम अगर अच्छे से करते हो तो पहले उतना करके तो देखो। करेक्ट, नेचुरल इन्हांस्ड का बाद का बात है। मुझे बहुत लोग पूछते भी है कि कभी इन्हांस्ड होना है? भाई कभी नहीं होना। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आई थिंक अब पोटेंशियल काफ़ी आ गया है। पोटेंशियल है, अवेयरनेस फैल रही है, बिल्कुल, और मेरा ये मोटिव है कि मुझे आगे बढ़ के अवेयरनेस और फैलाना है। भाई आप कहाँ तक जा सकते हो, राइट, अभी बहुत पोटेंशियल है मेरे अंदर। कल भी इनफैक्ट हम देख रहे थे, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स थे आपके सिवा जो आए थे खेलने के लिए। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ जी, कि अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जो नेचुरल हैं वो ऐसे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जब खेलते हैं वो अपनी पूरी जर्नी शोकेस करते हैं अपने कंटेंट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे, राइट, टू प्ले दीज कॉम्पिटिशन्स। एंड सारा अटेंशन सिर्फ जो बाकी कॉम्पिटिशन्स है वो नहीं खींचेंगे, इनको भी इक्वल एक पार्टिसिपेशन मिलेगा करने के लिए। स्प्लिट की आपने बात की, व्हाट इज़ योर करंट वर्कआउट स्प्लिट? ये मैंने खुद डिज़ाइन करी है, बताओ। सालों की ट्रेनिंग के बाद, वैसे 7 years ऑफ 7 years। तो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने इसको नाम दिया है एडवांस ब्रो स्प्लिट। ओके, एडवांस ब्रो स्प्लिट। इसमें बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ब्रो स्प्लिट ही है। जैसे मंडे चेस्ट करता हूँ तो फुल चेस्ट होता है, चेस्ट फोकस्ड, और शोल्डर्स के लिए मैं लास्ट में 2 एक्सरसाइज कर लेता हूँ, सुपर सेट, लैटरल्स और रियर डेल्ट। तो मेन फोकस हुआ शोल्डर, सॉरी चेस्ट, प्राइमरी मसल वो हुआ, और शोल्डर थोड़ा जस्ट पंप कर लिया वैसे, ठीक है। तो उस पर बहुत कम इंटेंसिटी से करता हूँ क्योंकि फ्रंट डेल्ट तो ट्रेन हो ही गया चेस्ट में, तो लैटरल्स और रियर कर लिया। ट्यूसडे होता है मेरा बैक, फुल बैक की 5 एक्सरसाइज करी मैंने, उसके साथ आर्म्स का एक सुपर सेट ले लिया, ठीक है।
बाइसेप ट्राइसेप और फोर आर्म्स तो उसमें ट्रेन हो ही जाते हैं बैक में. वेंसडे को क्वाड्स, एब्स और काफ. ओके. और एब्स मैं होल ईयर ट्रेन करता हूँ. ठीक है. बहुत लोग पूछते हैं ना कि इतने चंकी एब्स कैसे हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप फिजिक बना लो, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक सब वाइड हो गए बल्क में, और आप बल्क में, बहुत लोग क्या करते हैं गलती कि बल्किंग में एब्स करना छोड़ देते हैं. राइट. तो इससे क्या होगा कि आपका जो वो डेफिनेशन है जब आप कट करोगे तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आएगा. आप बिल्कुल फ्लैट दिखोगे वैसे. राइट. तो आप जहाँ थे वहीं पे आ जाओगे कोर की कंडीशनिंग में. तो मेरा ये मानना है कि बल्किंग में भी एब्स ट्रेन करना चाहिए, चाहे वो क्लीन बल्किंग हो या डर्टी बल्किंग हो, आपका पर्सपेक्टिव है. ठीक है. फिर बात करें तो थर्सडे को मेरा होता है, अब अपोजिट हो गया. मंडे चेस्ट फोकस्ड था, अब शोल्डर फोकस्ड हो गया. ठीक है. शोल्डर्स के लिए 5 एक्सरसाइजेस और चेस्ट के लिए सिर्फ एक पुश, एक पुशिंग मूवमेंट और एक फ्लाइज. अमेजिंग. ओके. फिर फ्राइडे को फुल आर्म्स. ठीक है. और लोअर बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशन. बस. ओके. सैटरडे हैमस्ट्रिंग. ठीक है. काफ, एब्स, डन. वापस. ठीक है. संडे को रेस्ट. दैट्स अ गुड स्प्लिट. मेरे ख्याल से लोगों को मिल जाएगा ये फॉलो करने के लिए. हाँ, exactly. और कर लेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे. Definitely. बट डाइट एंड स्लीप ऑन पॉइंट होना चाहिए. बहुत ज़रूरी है. अमेजिंग. पहले क्या स्प्लिट होता था व्हेन यू स्टार्टेड? ब्रो स्प्लिट नॉर्मल? नहीं, पहले तो पता ही नहीं था स्प्लिट क्या होता है. स्टार्टिंग में तो मैं फुल बॉडी किया करता था. कितना 2 महीना तक किया मैंने. उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिले होंगे. हाँ, लेग्स छोड़ के. खाली लेग्स मेरे थोड़े वीक है. ओके. तो शुरू से ही ऐसा था, मतलब माइंडसेट कि यार पहले बाइसेप्स बनाने, पहले चेस्ट बनाने, लेग्स बाद में बनाऊंगा. तो वो गलती करी मैंने, 1 साल लेग्स किया ही नहीं. ओके. लेकिन अब मैं वीक में 2 दिन लेग्स कर रहा हूँ. और शुरू में बात करूँ तो मेरा शुरू से ही ब्रो स्प्लिट ही रहा है. ठीक है. हाँ, वैसा ही रहा है. बस मैं थोड़ा थोड़ा मैंने चेंज करा है. ओके. ज़्यादा कुछ नहीं. मुझे लगता है पुश पुल लेग्स 1 वीक ट्राई किया था रिसेंटली HSF खेलने के बाद लास्ट ईयर. 1 वीक में मुझे पता चला यार बॉडी रिकवर नहीं हो रही. ओके. चेस्ट के लिए खाली 2 एक्सरसाइज, फिर चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप तीनों है. करेक्ट. आपका माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है. फिर आप चेस्ट पंप कर रहे हो, फिर अगला एक्सरसाइज ट्राइसेप है, यहाँ से मसल माइंड कनेक्शन हटा, वहाँ गया. तो वैसा है. तो फिर मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया. ऑडियंस को दिखाया मैंने पुश पुल लेग्स में क्या कर रहा हूँ, सो डैट उनको आइडिया हो जाए. फॉलो करना है तो करो. लेकिन मैं पर्सनली नहीं करता. ओके. आई थिंक ब्रो स्प्लिट इवन व्हेन आई और अभी अगर आप देखोगे ना, मैं काफ़ी इंस्टाग्राम देख रहा था इधर, तो इन्फ्लुएंसर्स अभी शिफ्ट हो रहे हैं बहुत. टुवर्ड्स पुश पुल लेग्स? नहीं, टुवर्ड्स ब्रो स्प्लिट. अगेन? हाँ जी, अगेन. अभी सारे बैक और ये उनका पुल में क्या होता है, बैक और आर्म से होता है ना. राइट. तो अभी वो आर्म डे, पर्टिकुलर आर्म डे पे शिफ्ट हो रहे हैं और उनको रिजल्ट्स दिख रहे हैं. इंटरेस्टिंग. बीच में बिकॉज बिल्कुल गायब हो गया था. तो मैं बीच में देखा करता था कि भाई तुम लोग ये कर रहे हो, सबको सूट थोड़ी करेगा. एग्जैक्टली. सबकी बॉडी अलग है ना. एंड आई थिंक पुश पुल लेग्स का मेन फायदा ये है कि जिसके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा है. हाँ, बस जो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आ रहे हैं तो कर लिया, फिर चले गए, तो वो ज़्यादा, फिर उनका माइंडसेट ही ऐसा होगा ना कि बस फिट रहना है. करेक्ट. पंपिंग कर ली, करेक्ट, थोड़ा सा बढ़ा लिया, चले गए. लेकिन मैं तो एथलीट हूँ ना. आपके लिए इम्पोर्टेंट है. है. मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं, ग्रोथ ज़रूरी है. नेक्स्ट ईयर आप देखोगे और ग्रोथ देखोगे. बढ़िया. इफ़ यू हैड टू चूज ओनली 10 एक्सरसाइजेज फॉर द एंटायर लाइफ, वो 10 क्या होंगी? इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि आप सिंगल वेरिएशन चूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंक्लाइन करना है फॉर द चेस्ट, तो आप या तो डंबल चूज़ करोगे या बाबल चूज़ करोगे. तो वेरिएशन भी आप एक ही चूज़ कर सकते हो. 10 एक्सरसाइजेज फॉर योर लाइफ. सबसे पहले तो मैं SBD को रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है. स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट. ठीक है. स्क्वाट से आपका क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग दोनों टारगेट हो जाएगा, ग्लूट्स बढ़िया से, लोअर बॉडी बिल्कुल अच्छे से टारगेट हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद बेंच. स्क्वाट फ्री वेट, फ्री बाबल पे? हाँ, बाबल पे. ठीक है. स्मिथ मशीन में नहीं, फ्री बाबल पे. ठीक है. वो रखता हूँ मैं. सेकंड बेंच. बेंच में हमारा चेस्ट टारगेट हो जाएगा अच्छे से, साथ ही साथ थोड़े से ट्राइसेप्स. और फ्लैट? नहीं, फ्लैट. हाँ, ठीक है. और बाबल या फिर बाबल, डंबल नहीं. ओके. क्योंकि मैं हाइपरट्रॉफी के साथ साथ, मतलब फिजिक, अच्छी फिजिक के साथ साथ, सिमेट्री के साथ एक स्ट्रेंथ भी मेंटेन करता हूँ होल ईयर. ठीक है. अभी मैं अपने SBD को और बढ़ाऊंगा जाके, जब मैं और कार्ब्स खाऊंगा बढ़िया से, गुड फैट्स खाऊंगा,
क्योंकि प्रेप में क्या होता है, इंजरीज आपको नहीं चाहिए होती बिल्कुल, Correct. गलती से भी। तो तब मैं स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट पे सेफ रहता हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा रिस्क लूँगा। इंजरी हो भी गई तो ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले लूँगा वैसे। ठीक है। लेकिन जितना हो सके मैं फॉर्म बिल्डिंग पे बहुत काम करता हूँ, और बिगिनर्स को हमेशा बोलता हूँ कि पहले फॉर्म बिल्डिंग पे काम करो। वेट बाद में चढ़ाते रहना। हाँ, वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट। डेडलिफ्ट में सूमो या कन्वेंशनल? नहीं, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल, ओके। क्यों? कन्वेंशनल में मुझे लगता है लोअर बैक ज़्यादा अच्छे से टारगेट होता है, और सूमो में मेरी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मतलब मुझे पर्सनली सही नहीं लगता। टाइटनेस फील होती है। ठीक है। वो अपना पर्सन टू पर्सन Fair वेरी enough. करता है। ये तीन हो गए। स्क्वाट बेंच फिर डेडलिफ्ट। इसके डेडलिफ्ट में लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग दोनों ही ट्रेन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। और डेडलिफ्ट करने में एक हाइप भी मिलता है, मज़ा भी आता है। करेक्ट। फिर मैं बैक के लिए चूज़ करूँगा एक रोइंग मूवमेंट, ओके। सीटेड केबल रोइंग, ठीक है। जिसको मैं उसमें ही मैं अगर चाहूँ तो अपर बैक लोअर बैक दोनों ट्रेन कर पाऊँगा चेंज करके, Fair वाइड enough. ग्रिप क्लोज ग्रिप। फेयर इनफ। अगर बैक के बाद मैं शोल्डर्स की बात करूँ तो एक लैटरल रेजेस, ओके। रियर डेल्ट हमारा बैक के रोइंग में ट्रेन हो जाएगा। ठीक है। 4 हो गई ना? हम्म। नहीं 5 5 हो गई ना। चेस्ट की बात करूँ तो एक बेंच हो गया था हमारा, एक मैं फ्लाइज चूज़ करूँगा, केबल फ्लाइज। ठीक, केबल फ्लाइज। हाँ जी, केबल फ्लाइज। लेग्स में बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। ओके। बहुत भयानक एक्सरसाइज है लेकिन अमेजिंग रिजल्ट। किल्स यू। हाँ, इट किल्स यू मैन। मैंने तो वोमिट भी किया है कई बार। Oh God. वोमिट किया, फिर आया, फिर वर्कआउट फिर किया। हाँ, छोड़ा नहीं लेकिन। डिसिप्लिन। ठीक है, 8 हो गई। बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, उसके बाद काफ रेजेस। ठीक है। पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि बहुत वीक है मेरे, तो Okay. काफ को ग्रो करना है, ठीक है। पहले से ग्रो हुए हैं। फिर आर्म्स की बात करूँ तो एक रोप पुश डाउन, ओके। क्योंकि उसमें ट्राइसेप्स के ओवरऑल हेड ट्रेन हो जाएंगे हमारे। और एक बाइसेप्स में बात करूँ तो इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल्स। इंक्लाइन पे डंबल इंक्लाइन कर्ल्स। पे, और शोल्डर स्टेबल पोजीशन में, क्योंकि Okay. तब आप बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील कर पाओगे बाइसेप्स में। अमेजिंग। 10 हो गए? 11 हो गए, बट 11 हो ठीक है। गए, okay. बट ठीक है, आई एम फेयर इनफ। ओके। सो अगर आपको सिर्फ 3 सप्लीमेंट चूज करने हो फॉर लाइफ, मतलब इसके सिवा आप कोई 3 सप्लीमेंट ले ही नहीं सकते, ओके। वो कौन से होंगे? पहला वे प्रोटीन, ओके। क्योंकि मुझे नहीं लगता जैसे जैसे मैं एज के साथ बड़ा होता जाऊंगा मैं इतना एग्स चिकन वो प्रोटीन को पूरा करने के लिए कंप्लीट, मतलब अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट जितना है प्रोटीन का, उसको पूरा करने के लिए मैं उतना खाऊंगा। ओके। तो वे प्रोटीन एक अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन पूरा करने के लिए, प्रोटीन इंटेक। दूसरा क्रिएटिन, क्योंकि मैं 50s में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट करना चाहता हूँ। परफेक्ट। तो क्रिएटिन वो रहेगा। और तीसरा मल्टीविटामिन्स, ओके। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखना है। बढ़िया। और किस ब्रांड के होंगे ये तीनों? न्यूट्रावेल। परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक विल फिनिश विद अ रैपिड फायर। ठीक है। एक सिंपल सा है, दिस और दैट है, तो आपको Okay. आइदर ऑफ द 2 ऑप्शंस में से चूज करना होगा। ठीक है। वे और क्रिएटिन। क्रिएटिन। ओके। चेस्ट और बैक। चेस्ट। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। बाइसेप्स। पनीर और सोया। पनीर। ओके। चिकन और एग्स। चिकन। ओके। न्यूट्राबे रिच क्रीम चॉकलेट या न्यूट्राबे मैंगो? न्यूट्रावे मैंगो, ऑसम। क्योंकि मैं मैंगो में मिल्क मिला के मतलब लस्सी बना के पीता हूँ उसकी, बिल्कुल बढ़िया से। बहुत ही बढ़िया। तो एक रेसिपी वीडियो आयुष की तरफ से आएगी गाइस। हाँ, मैंने डाल रखी है ऑलरेडी। मैंगो लस्सी की? मैंगो लस्सी की नहीं, मैंगो शेक की। मैंगो शेक। मैंगो आइसक्रीम अब डालूंगा ना रेसिपी सबके लिए। बहुत बढ़िया। अब आएगी आपके लिए रेसिपी, क्योंकि अब मैं ऑफ सीज़न में आ गया ना। अब कंपटीशन 1 साल के बाद खेलने वाला हूँ, तो हेल्दी पनीर रोल, हेल्दी टैकोज, हेल्दी पनीर सैंडविच सब आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेट करना, सॉरी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। बढ़िया। आई थिंक दिस वाज योर फर्स्ट पॉडकास्ट। हाँ जी। राइट। अमेजिंग। तो होपफुली हम आपको अगले साल ICN या और कॉम्पिटिशन्स खेलते हुए देखेंगे। Exactly. विद एन इवन बेटर फिजिक एंड विद मोर मेडल्स टू कम फॉर यू। Definitely. इट वाज अमेजिंग। आज आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुआ बहुत मज़ा आया मुझे भी, एंड आई एम प्रिटी श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा। Thank you तो so much. एक बार अगर आप हमारी ऑडियंस से कह दें कि वो न्यूट्राबे के चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस कैमरा में अगर आप कह दें। सो गाइज, जाने से पहले न्यूट्रावे के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक करके जाना ऐसे और पॉडकास्ट वीडियोस देखने के लिए।
थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।